हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जहां मैं लेटेस्ट आपका सैंपल पेपर, ऑफिशियल सैंपल पेपर जो आपका 2025 बोर्ड्स का फिजिक्स का है, वो आज मैं सॉल्व करूंगा। और यहां सिर्फ हम सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं समझने वाले हैं, मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि वहां जब आप एग्जाम में जब आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे सेम टू सेम, तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, कितना आपको लिखना है, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, सब यहां पे डिस्कस होगा। तो बने रहेंगे। पूरा सैंपल पेपर इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, सीखने को आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हमेशा की तरह। तो ये आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला पेपर है। 18 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ध्यान देना, 18 मार्क्स का, और 2 घंटे सिर्फ आपको 2 आवर्स मिलेंगे करने के लिए, राइट। आपको रीडिंग टाइम वगैरह सब मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। सेक्शन ए कंपलसरी होता है, तो पहले जब आप सेक्शन ए में जाएंगे कोई जरूरत नहीं है ज्यादा टाइम वेस्ट करने का, कौन सा करूं कौन सा नहीं करूं, सारे कंपलसरी है, हम सारे करके आएंगे। ठीक है, तैयारी हम आपकी सारी करा देंगे। और सेक्शन बी से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ठीक है, वहां आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना है। क्लियर है भाई? ओके, नाउ मार्क्स आपको हर क्वेश्चन के आगे ब्रैकेट में मार्क्स दिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, तो स्टार्ट करें। सेक्शन ए, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अ मूवमेंट ऑफ कपल हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द मूवमेंट ऑफ कपल इज टेकन एज। एक कपल है जो 2 तरीके से घूम सकता है भाई, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की डायरेक्शन, वॉच की डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऑपोजिट। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम हमेशा क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं, ये आपको याद रखना है। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन को डिनोट करता है, और क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव डायरेक्शन। ये साइन कन्वेंशन है सिर्फ। और ध्यान देना, इसने बोला है डू नॉट कॉपी क्वेश्चंस, राइट द आंसर्स ओनली। तो अगर आप वहां पे फर्स्ट का ऐसे ए लिख के आ जाएंगे तो भी मार्क्स मिलेंगे, और फर्स्ट का ए के आ गया आपने पॉजिटिव भी लिख दिया तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ध्यान देना, दोनों केसेस में आपको मार्क्स मिलेंगे। हाँ, ये वाला केस थोड़ा ज्यादा सा फैंसी हो गया और लेंदी हो गया और थोड़ा सा टीचर के दिमाग में रहता है। तो अगर आपकी स्पीड तेज है, जैसे कितना ही ज्यादा टाइम लग रहा है, इतना बड़ा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप फर्स्ट का ए का पॉजिटिव ऐसे करके आएंगे वहां। ठीक है ना, क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ू क्या? यहां हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं, तो बने रहना। ठीक है, सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी। और पहले पॉज करके प्लीज खुद सॉल्व करना, मैं हर बार बच्चों को बोलता हूं पहले पॉज करो, खुद सॉल्व करो, तब मेरा आंसर सुनो। अगर मेरा आंसर ही सुनते रह जाओगे ना तो फिर प्रॉब्लम होगी। कोई बात नहीं, गलत गेस करो, पॉज लेके बुक से देख के कर लो गेस, पर करो यार। ठीक है, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी फॉर बॉडी डिपेंड्स ऑन, क्या पोजीशन में डिपेंड करती है? बिल्कुल नहीं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में? बिल्कुल नहीं। डिस्प्लेसमेंट में? बिल्कुल नहीं। किस पे डिपेंड करती है? मोमेंटम में। ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी जिसका फॉर्मूला हाफ mv² होता है, यही होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, सबको पता है। अब अगर मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूं? m से मल्टीप्लाई कर दूं तो m² v² होल अपॉन m ऐसे बन गया। तो m इंटू वी क्या है? मोमेंटम क्या होता है? p इक्वल्स टू m इंटू वी, सबको पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए। तो ऊपर हो जाएगा p² होल अपॉन 2m। तो किस पे डिपेंड हो रहा है? सिर्फ मोमेंटम और मास में। और कोई टर्म्स आ रही है? नहीं। याद रहेगा सर, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट मोमेंटम में डिपेंड करती है। क्लियर है? आगे बढ़ूं। फॉर बर्निंग ऑफ कोल, एक कोल बर्न हो रहा है, ठीक है, इन अ थर्मो इलेक्ट्रिक स्टेशन, एनर्जी कन्वर्जन कहां से कहां हो रही है? ठीक है, देखो जब बर्न हो रहा है, कोल बर्न हो रहा है, तो ध्यान देना, पहली बात तो मेरा केमिकल है एक कोल। कोल क्या है? केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, तो कोल से क्या निकला? हीट निकली। हीट भी निकलती है, कोल से हीट और लाइट दोनों निकलेगा ना। तो पहले तो ये सही है सब, कोल से हीट निकलेगी। अब ये थर्मो इलेक्ट्रिक स्टेशन है, ध्यान रखना। तो कोल जब क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है, वहां से वो, उससे हम मैकेनिकल एनर्जी कराते हैं, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। पूरा इलेक्ट्रिकल तक लेके जाएंगे हम। वैसे तो सिर्फ केमिकल से हीट कन्वर्जन हो रहा है, बट यहां थर्मो इलेक्ट्रिक स्टेशन है, तो एक चेन में चीजें हो रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्या दिमाग में रखना है आपको? ये क्वेश्चन मिले ना मिले, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। एनर्जी कन्वर्जन जो आपकी बुक में दिया है, बहुत सारे दिया है, कैंडल का यहाँ से यहाँ हो रहा है, कोल का कहाँ से हो रहा है, सोलर सेल का कहाँ से हो रहा है, वो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बात? ओके सर, क्लियर है। वो टेबल हम याद कर देंगे, अब हमें पता लग रहा है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? फोर्थ आ जाओ भाई। फोर्थ बोलता है
एडजेसेंट डायग्राम शोज द मूवेबल ब्लॉक ऑफ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ठीक है, एंड विद एफर्ट इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। एफर्ट कन्वीनियंट डायरेक्शन मतलब नीचे की साइड, ऐसे एफर्ट लगा रहा हूं मैं। फ्रॉम डायग्राम वी कैन कंक्लूड दैट नंबर ऑफ पुलीज यूज्ड इन द फिक्स्ड ब्लॉक आर। अब यहां पे डायग्राम आप देख रहे हो, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहां पे बोल रहा है कि फिक्स्ड पुलिस कितने हैं। तो आप अगर ध्यान दोगे इस डायग्राम में, आप एक तो पहले से थोड़ा सा ब्लरी सा डायग्राम है, आपको बहुत सारा इसमें देख रहे हो आप ढंग से नहीं दिख रहा है, क्योंकि बुक्स में हमेशा क्लियर डायग्राम रहता है, यहाँ पे हल्का सा ब्लरी डायग्राम है। आपको बस ये दिख रहा है, एक टाइप का ये पुली दिख रहा है और यहाँ ऐसे जा रहे हैं ऊपर, ठीक है, दो। तो आपको बोल रहा है फ्रॉम द डायग्राम नंबर ऑफ पुलिस यूज्ड इन द फिक्स ब्लॉक, कितने पुलिस आपको फिक्स ब्लॉक में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे पहली चीज हम कुछ कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डायग्राम जब आपको वहां एग्जाम में देगा तो थोड़ा सा साफ डायग्राम देगा। ये बहुत ही आप देख रहे हो ब्लरी सा डायग्राम है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है, यहाँ पे सिर्फ मुझे यही दिख रहा है। अगर मैं आपको इसको एक बोलते हैं स्कीमेटिक वे में बनाऊं तो ये ऐसे दिख रहा है, क्लियर है, ये ऐसे दिख रहा है। तो इसमें हम कोई भी कमेंट नहीं करेंगे। आपको कहीं से इसका आंसर मिलता है तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ूं क्या, आगे बढ़ूं क्या? ओके, फिफ्थ क्वेश्चन आ जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है व्हेन व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स बाय प्रिज्म। आपको पता है एक प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट जाती है ये 7 पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है 7 पार्ट्स, उसमें ये क्या हो जाती है? डिस्पर्स हो जाती है, ठीक है। इनसाइड द प्रिज्म कंपेयर टू द ब्लू एंड रेड लाइट, एक ब्लू लाइट भी होती है, एक रेड लाइट भी होती है। अब आप बताइए, रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, ब्लू लाइट का वेवलेंथ उससे कम, ठीक है। रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है तो मतलब उसका रिफ्रैक्शन कम होगा, उसका रिफ्रैक्शन कम होगा। तो कंपेयर करना है हमें ब्लू लाइट और रेड लाइट के बीच। तो रेड का जो है वो रिफ्रैक्शन पहले तो कम होगा, क्योंकि ध्यान देना वेवलेंथ जिसका जितना ज्यादा होता है उसकी स्पीड भी उतनी ज्यादा रहती है, ठीक है। तो यहां पे हम बोलेंगे स्लोज डाउन लेस, स्लोज डाउन लेस, पर रिफ्रैक्ट्स मोर नहीं होगा, रिफ्रैक्ट्स भी लेस ही होगा। तो स्लोज डाउन लेस एंड रिफ्रैक्ट्स लेस, डी आंसर आपका करेक्ट है। समझ में आया क्या होता है? देखो स्पेक्ट्रम में आपको डिटेल वीडियो बना रखी है, वन शॉट 15-20 मिनट में पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और यहां मैं बता भी रहा हूं आपको कि वेवलेंथ जिसकी रेड की जैसे सबसे ज्यादा वेवलेंथ है ना, तो उसकी स्पीड सब उसके आप मान के चलो उस पर स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा है। ऐसे आप इमेजिन करो, स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्शन भी कोई इजीली नहीं हो पाया, कम रिफ्रैक्शन होगा, स्पीड भी उसकी ज्यादा नहीं कम होगी, थोड़ी सी कम हो पाएगी। तो स्लोज डाउन लेस एंड रिफ्रैक्ट्स मोर। पर ब्लू जल्दी जल्दी स्लो डाउन हो जाएगा, ब्लू का बेचारे का वेवलेंथ कम है ना, समझ आया, क्लियर। आगे बढ़ रहा हूं, बोलता है एन एंडोस्कोप यूजेस क्या? ऑप्टिक फाइबर टू ट्रांसमिट हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन विदाउट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसके। ध्यान देना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से आएगा ही आएगा क्वेश्चन। इसका एग्जांपल देख लो, ऑप्टिकल फाइबर जहीं भी आपको इंस्ट्रूमेंट मिले वहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आंसर होगा, क्लियर है। ऑप्टिकल फाइबर मेरा ऐसा होता है, यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो के क्या होती है, वेव आगे बढ़ती है, लॉस नहीं होता कुछ, 100% रिफ्लेक्शन होता है, क्लियर। अभी तो 6 क्वेश्चन में ही पहुंचे हैं, आगे चलते हैं फटाफट। आ जाओ भाई, कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल दे रखा है 12 और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल प्लस 12 सेंटीमीटर होता है। कॉन्वेक्स का प्लस होता है, कॉन्केव का ऐसा होता है, कॉन्केव उसका माइनस होता है, ठीक है। विद एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 है, पर इसको सर मैं माइनस लूंगा। ही ऑब्टेन्स अ ब्लर्ड इमेज ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट, तो वी कितना दे रखा है मुझे? वी दे रखा है इन फ्रंट ऑफ द लेंस है, बिहाइंड द लेंस ही है, फ्रंट, तो ये भी नेगेटिव हो गया 23, क्लियर है। In order to obtain the clear image, he has to move the screen. अब देखो ये ब्लर इमेज है, अब इसको क्या करना है? इसको क्या करना है? इसको अगर ब्लरी इमेज नहीं चाहिए, ब्लरी इमेज नहीं चाहिए, तो he has to move the screen. इसको स्क्रीन मूव करनी पड़ेगी। ये मैंने आपको जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसमें इजीली बताया था, वर्चुअल और रियल इमेज का कॉन्सेप्ट भी बताया था मैंने आपको, ध्यान होगा आपको, ठीक है। वर्चुअल मतलब लाइंस मीट नहीं कर रही है, ठीक है, और रियल मतलब लाइंस आर एक्चुअली मीटिंग। तो आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान देना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मैंने आपको बताया था, आप मुझे कमेंट करके बताओगे इसका आंसर। वर्चुअल और रियल वाला इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। और आपको लेंस मेकर फॉर्मूला सबको पता है, सॉरी लेंस मेकर नहीं, लेंस फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। ध्यान, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ो, इसका प्लीज कमेंट करके बताना आंसर, ऐसी आप स्किप मत कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, आ जाओ भाई, असर्शन रीजन।
आता ही आता है, 2 क्वेश्चन आपको इसके मिलेंगे या एक तो मिलना ही मिलना है। इंफ्रारेड रेडिएशंस ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू अ डेंस फॉग एंड मिस्ट। ठीक है, IR को बोल रहा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती है। इंफ्रारेड रेडिएशंस अंडरगो मिनिमल स्कैटरिंग इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ध्यान देना जो IR है, इंफ्रारेड रे, ठीक है, इंफ्रारेड रे जो है उसका वेवलेंथ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यूवी रे, इंफ्रारेड रे, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, गामा, एक्स रे, ये 6 रेज मैंने आपको बताई है, इन सब का वेवलेंथ आपको पता होना चाहिए, पहली बात। और क्या मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है तो उसकी स्कैटरिंग कम होगी, स्ट्रॉन्ग है तो उसकी स्पीड इतनी आसानी से कम नहीं होगी, और यहीं पे इसका आंसर छुपा है। देखो आप कैसे कॉन्सेप्ट को घुमाता है, सिर्फ आपके पास कॉन्सेप्ट ही वही है तो और कहाँ से पूछेगा, तो घुमाएगा वो बस आपको। तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ, जल्दी से अभी कमेंट करो, पॉज करो वीडियो और इसका बताओ कि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती है और मिनिमल में स्कैटरिंग होती है, दोनों बातें क्या, अगर इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, इंफ्रारेड की अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फिर ये बातें सच है, अगर इसकी वेवलेंथ कम है तो इसकी बातें गलत है। तो मुझे इसको वेवलेंथ बताओ कि ये बात सही है इसके लिए या नहीं। क्लियर है? अच्छा आगे। 2 साउंड वेव्स X and Y have same amplitude and same wave pattern but their frequencies are different। एक हाई फ्रीक्वेंसी है, एक लो फ्रीक्वेंसी है। देन कौन सी ग्रेव होगी, कौन सी श्रिलर होगी। ग्रेव मतलब भारी, ठीक है, कौन सी होगी, तो आपको पता है 60 वाली, मतलब X विल बी ग्रेव एंड Y विल बी श्रिलर, पतली। इंग्लिश थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, मेरे अकॉर्डिंग तो ग्रेव मतलब भारी है और श्रिलर मतलब पतली, तो हाई फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़, ठीक है ना। बाकी आप मुझे प्लीज़ करेक्ट करिएगा जहाँ मैं गलत हूँ, मैं तो सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि हाई फ्रीक्वेंसी में कैसी आवाज़ निकलेगी और लो में कैसे। क्लियर है? ठीक है, आ जाओ भाई। ग्राफ, ये देखो मैंने इतनी बार आप लोगों को बताया कि आपको VI ग्राफ या IV ग्राफ मिलेगा ही मिलेगा। VI ग्राफ मतलब VI ग्राफ में स्लोप जिसका सबसे ज़्यादा, जो जितना चढ़ाई जितनी स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। तो ये क्या पूछ रहा है, VI ग्राफ दिया है, बोलो विच ऑफ दिस 4 मटेरियल विल बी यूज्ड इन मेकिंग फिलामेंट ऑफ द बल्ब। बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए कौन सा यूज़ करेंगे हम, बताइए। मैंने आपको बताया था कि PQRS इन सब में से स्लोप किसका ज़्यादा सर दिख रहा है, P बहुत स्लोपी है सर, तो P का स्लोप सबसे ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसका, P का। मिनिमम रेजिस्टेंस किसका, मिनिमम रेजिस्टेंस किसका, S का। तो ध्यान देना, मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगर P का है, मिनिमम रेजिस्टेंस अगर S का है, तो अब बताओ फिलामेंट ऑफ बल्ब जब मैं डिसाइड करूंगा तो कौन से टाइप के रेजिस्टेंस को हम लेते हैं। फिलामेंट ऑफ द बल्ब में कौन से टाइप के रेजिस्टेंस को, देखो मैंने आपको ये बता दिया है कि रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है और किसका सबसे कम है। P का सबसे ज़्यादा है, S का सबसे कम है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आधा क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी डन कर दिया है, अब आपको पता होगा फिलामेंट ऑफ द बल्ब के सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस लेते हैं या सबसे लोएस्ट, और मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताइए और क्या करिए, ऑप्शन भी बताइए, ठीक है, रीज़न के साथ। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? जिसको नहीं आएगा वो हमेशा मेरे साथ टेलीग्राम में कनेक्टेड है, आप मुझसे कभी भी रीज़न पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको बहुत ही जल्दी रिप्लाई मिलता है वहाँ, जो बच्चे कनेक्टेड है उन्हें पता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओल्ड कन्वेंशन कलर ऑफ अर्थ वायर, ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। कलर कोडिंग, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और कौन सी वायर होती है तीसरी, अर्थिंग वायर। तीनों लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर के लिए कलर्स क्या क्या होता है हमें नहीं पता, आपको पता होना चाहिए। आपकी बुक में टेबल है वो आप याद करके जाएंगे, ये कोई समझाने वाली बात नहीं है। क्लियर है? समझाने वाले क्वेश्चन अब आ गया है। देखो, करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल एज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम विल करेक्टली डिपिक्ट द मैग्नेटिक पोलैरिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अब देखो ये आपको दिख रहा है ऐसे, ऐसे दिख रहा है मुझे ये घूमते हुए, राइट, ऐसे आपको घूमते हुए दिख रहा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, क्लॉकवाइज। और सर क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज मतलब कौन सा पोल, साउथ या नॉर्थ। सर साउथ, क्योंकि सर साउथ में जब ऐसे पूंछ ऐसे आगे पीछे उसको घुमा दो तो ये साउथ पोल बन जाता है। साउथ पोल मतलब मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल से बाहर निकलती है या उसके अंदर आती है, सर अंदर आती है, नॉर्थ से निकल के साउथ में आती है। तो पहली चीज तो साउथ है, तो ए और सी में है भाई साउथ।
दूसरी मैग्नेट फील्ड लाइंस अंदर घुसनी चाहिए साउथ की, नॉर्थ से तो निकलती है, तो ये आंसर करेक्ट है। यहां से तो भाई निकल रही है, ये गलत है। इजी। बढ़े आगे, आगे बढ़े, दो चीजें सीखने को मिली इससे, आगे बढ़ते हैं। हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज द, हीट कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है। देखो, क्या आपको पता है Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, ठीक है, Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, और Q और M इंटू सी क्या होता है, हीट कैपेसिटी होता है। तो सर C क्या है फिर, C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और M इंटू सी का प्रोडक्ट हीट कैपेसिटी है। आज सर सीख के जाएंगे, जब वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेगा तो स्मॉल c, और जब हीट कैपेसिटी बोलेगा तो M इंटू सी का प्रोडक्ट, ठीक है। तो एम सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q होल अपॉन डेल्टा टी। तो ये हमें ढूंढना है। एनर्जी नीडेड टू मेल्ट अ बॉडी विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, गलत। एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाई 1 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही लग रहा है थोड़ा। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, नहीं। टोटल अमाउंट ऑफ इंटर, नहीं। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, एक और चीज, जब आप एमसीक्यू में फंसते हो तो आपको मैंने आंसर लिखना बता दिया ना, इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, ये लिखा आपने 9 का, बी छोड़ देना। पूरा लिखोगे तो अच्छी बात है, बट आप यहां पे सिर्फ बी भी लिखोगे ना, आपका नंबर पक्के हैं। क्लियर है, ठीक है। तो मैं दूसरी चीज़ बोल रहा था, कभी कभी हम एमसीक्यू में फंस जाते हैं कि सर कैसे करना है, हमें आता भी है, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो आप बाकी 3 को गलत प्रूफ कर दो, एक तो सही निकल आएगा। तो ऐसे भी आप अप्रोच रख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, ये कभी कभी काम कर सकती है। आप बोलोगे ये कौन सी बात हुई सर, ये तो हमें पहले से पता है, बट वहाँ कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। क्लियर है, आ जाओ, सब हो जाएगा। हम है amount of energy required to melt a given mass of a substance at its melting point without any rise in its temperature। ये तो लेटेंट की बात कर रहा है, जहां मेल्टिंग जब हो रही होती है, बॉइलिंग जब हो रही होती है, तब तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात होती है। बट कौन से वाली की बात हो रही है ये हो रही है सर मेल्टिंग की बात, ठीक है। ये हो रही है मेल्टिंग, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट अ गिवन मास बोला है। अगर ये यूनिट मास बोलता तो हम स्पेसिफिक की बात, स्पेसिफिक तब आता है, स्पेसिफिक कब आता है, कब आता है स्पेसिफिक, जब यूनिट मास की बात हो। मैंने ऊपर ही बताया था स्पेसिफिक कब है, जब 1 kg की बात हो रही हो। पर यहां पे क्या बोल रहा है, एनी मास, गिवन मास, कोई भी मास ले लो भाई, तब तो मेरा ये क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है सर। आगे बढ़े, ओके। इजी क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, टफ क्या आप कमेंट में आंसर देंगे हमें, ठीक है। अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ 146 न्यूट्रॉन, इतने तो मेरे न्यूट्रॉन है, 95 प्रोटॉन, इतने मेरे प्रोटॉन है। इट डिकेज आफ्टर एमिटिंग अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल मतलब 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन साफ। अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन साफ बाहर निकल गए। हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लेफ्ट इन द न्यूक्लियस आफ्टर अल्फा, बताओ। इतना इजी क्वेश्चन भाई, 2 कम हो गए तो 144 हो गया ना, 2 ऑप्शन में, ये भी तो 2 कम करो सर, तो 93। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया क्या। ऐसे वो बीटा के साथ खेलेगा, गामा के साथ खेलेगा। बीटा के साथ खेलेगा तो आपको पता है बीटा में क्या होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बीटा क्या करता है, सिर्फ एक इंक्रीज कर देता है, +1 कर देता है वैल्यू ना, है ना, माइनस नहीं होता है बीटा में, प्लस होता है। और गामा में क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता है। क्लियर है, तो तीनों सीखे, हम सीख के जा रहे हैं। अरे वाह, अभी सेक्शन ये चल रहा है, एमसीक्यू के 20 मार्क्स, हमने 15 मार्क्स है, 20 मार्क्स है, 15 मार्क्स है, 15 मार्क्स कंफर्म हो गए आप लोगों के। अच्छा, अब यहाँ पे भी ना आपको लिखने की जरूरत नहीं यार, सिर्फ आप क्या करोगे, आंसर्स लिखोगे। कैसे, हम बता भी रहे। सेकंड क्वेश्चन डाला आपने, सेकंड का फर्स्ट पार्ट का ए का, फिर यहाँ आंसर क्या है इसका आंसर, अ डैश लेवर विल ऑलवेज हैव मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। क्या ये क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, ये आपको याद करना है भाई, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स आप याद करोगे, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। नोट कर लो, नोट कर लो जो जो है सैंपल पेपर में आया है। क्लियर है। आगे, इन अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम इंक्रीज इन द वेट ऑफ द मूवेबल मास, मतलब अगर मैंने जो मूवेबल मास है उसका वेट बढ़ा दिया तो द एफिशिएंसी ऑफ पुली डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी एफिशिएंसी, राइट। उसका आपने मास ऑलरेडी और ज्यादा कर दिया तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, या डज नॉट अफेक्ट होगी। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ये बात, ठीक है, ठीक है। ये कमेंट, हमें लगता है डिक्रीज होगी, पर क्या किसी बच्चे को लगता है डज नॉट अफेक्ट होगी। तो अगर किसी को थोड़ा सा कंफ्यूजन है या उसको लगता है डज नॉट अफेक्ट है, तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइए, कहीं आपको अच्छा आंसर मिला होगा तो ज़रूर बताइएगा मुझे भी, ठीक है। अच्छा, इफ द मास एज वेल एज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल,
पहले बेचारा m मास की बॉडी थी, इसको 2m कर दिया तुमने, फिर बेचारी की वेलोसिटी v थी 2v कर दिया। बोलता है काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी तो होता है सर हाफ एम वी स्क्वायर। अगर आपने मास भी डबल कर दिया तो 2m रख दो, वेलोसिटी डबल करी तो 4v रख दो। सर डबल बोला, 4 क्यों करा, क्योंकि स्क्वायर भी होगा ना भाई। ठीक है, तो इसको हो जाएगा हाफ एम वी इंटू 8। हाफ एम वी तो पहले काइनेटिक एनर्जी थी, 8 टाइम्स बढ़ जाएगी भाई, बिकम्स 8 टाइम्स। लिख दोगे क्या वहां पे, बिकम 8 टाइम लिख देंगे सर। यूनिट ऑफ पावर यूज्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अरे वाह, तो हॉर्स पावर हो जाएगा क्या, हॉर्स पावर हो जाएगा। ठीक है, हॉर्स पावर हो जाएगा। अच्छा, अब देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वैसे तो वॉट भी है, बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जब मशीन्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मतलब मशीन्स वगैरह की बात कर रहे हैं, वहाँ हॉर्स पावर में होती है ना। ठीक है, इतनी हॉर्स पावर की मशीन है, हमारा इंजन, हमारी बाइक, ठीक है ना, HP बोलते हैं ना। नाउ अब बताओ, 2 कॉपर वायर्स हैव द सेम डैश बट डिफरेंट डैश। ये तो हर बच्चे को आना चाहिए। 2 कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी सेम होती है, रेजिस्टेंस सेम नहीं हो सकता। रेजिस्टिविटी रो कभी चेंज होती है किसी सब्सटेंस की, नहीं सर, वो तो मटेरियल पर डिपेंड है। कॉपर है, कॉपर है, कॉपर है, कॉपर है, सेम रहेगा, पर रेजिस्टेंस हर कॉपर का अलग रहेगा। क्लियर है। 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स और आगे बढ़ गए क्या हम, बहुत इजीली। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ और आ जाओ। ड्रॉ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हाइट ऑफ अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। देखो देखो, मैंने आपको बहुत बार ये लेक्चर जो मैं वन शॉट बनाया है उसमें भी बताया, और हमने PYQ डिस्कस करा है उसमें भी बताया कि बॉडी जैसे जैसे ऊपर जाती है उसकी हाइट क्या होगी, बढ़ेगी सर। ऊपर जा रही है मतलब हाइट बढ़ेगी उसकी ग्राउंड से, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा, mgh। तो ये ऐसे लाइन बन जाएगी, बिल्कुल नहीं समझे तो ग्राफ बन जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे ग्राफ बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन स्लांट वाली। ठीक है, समझ आया। अच्छा, नेम द वेव्स यूज्ड फॉर इको डेप्थ साउंडिंग। वेव्स का यूज मैं किसी वेव का आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि वो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, गिव वन रीजन फॉर देयर यूज इन द अबव पर्पस। ठीक है, इको डेप्थ साउंडिंग, इको डेप्थ साउंडिंग जब हो रही है तो कौन सी टाइप की वेव्स हम यूज कर रहे हैं, पहले रेडियो वेव्स है क्या वो। ठीक है, आपको ये समझना है, और अगर वो रेडियो वेव्स है या कोई भी वेव है वो आपको पता है तो उसका एक रीजन दे दीजिए। क्लियर है, क्लियर है। यूज दे सकते हो ना, तो सारी जितनी सा आपके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, 100% लिख के ले लो। माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, यूवी रेज और गामा रेज, 5 हो गई, एक और है बची है। ठीक है, कौन सी, अल्ट्रावायलेट। इन 6 रेज का आपको यूज कहाँ से बनती है, वेवलेंथ किसकी ज़्यादा किसकी कम है, सब पता होना चाहिए यार। ठीक है, ये आप याद करोगे, प्लीज़ याद करोगे। ठीक है, आ जाओ। Refer to the following diagram. A lens with 2 refractive index as shown. If the rays are coming from a distance, how many images will be seen? ठीक, तो ध्यान देना, जब आपके पास ऐसा वाला आएगा कि कितनी इमेजेस बन रही है और ऊपर नीचे अलग है, तो इसका आंसर आप डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं। क्लियर है, इसका आंसर आप डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं। अब बी क्या पूछ रहा है, ग्लास लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द लेंस। तो क्या ये कॉन्केव हो जाएगा, कमेंट करके मुझे बताइए क्या ये कॉन्केव होगा या नहीं। रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछ रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ू क्या, नेक्स्ट बढ़ू, फटाफट बढ़ रहा हूं मैं। इफ लाइव वायर मेक्स एन एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट विद मेटल केस, इसके लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। द सर्किट ए बी इन द डायग्राम इलस्ट्रेटिंग एन आयरन इलेक्ट्रिक आयरन is considered safe for the user. Assume the fuse is present in the live wire. Justify your answer. इन दोनों में से कौन सा सेफ होगा, तो भाई जहां पे अर्थिंग हुई होगी वो सेफ होगा। और अर्थिंग किस केस में हो रखी है मेरी, अर्थिंग तो सर यहां हो रखी है, दूसरे वाले में अर्थिंग कितने पहले हो रखी है, तब तक तो करंट खा जाओगे आप मेटल केस से। मेटल केस में अर्थिंग होनी चाहिए, नहीं समझे, ये मेटल केस है भैया, यहाँ पे अर्थिंग कर दी हमने, इस पे सेफ है, यहाँ इसमें दूर अर्थिंग करिए तो सेफ नहीं है, तब तक तो आपको करंट लग जाएगा। क्यों सेफ है पता है, मैंने आपको स्टेटमेंट पकड़ के आ जाना चाहिए। ठीक है, ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू चेंज हाई अल्टरनेटिंग ईएमएफ टू लो अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, मतलब स्टेप क्या हो जाए, हाई से लो, स्टेप डाउन हो गया ना ये। ठीक है, स्टेट वेदर द टर्न्स रेशियो ऑफ द अबव ट्रांसफार्मर इज 1 और ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, तो उसका लेस देन 1 हो जाएगा क्योंकि कम हो गया है। ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ रहा हूं। सॉलिड, ये मैंने देखो कैलोरीमेट्री में डिटेल डिस्कशन बना रखा है कि कैसे टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे और कैसे सॉल्व करना है, तो फिर भी हम देखेंगे। सॉलिड ऑफ मास
60 ग्राम, सॉलिड मास 60 ग्राम एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन कौन सा 150 ग्राम ऑफ वाटर एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। पहले तो ये 100 और 20 को डायरेक्टली केल्विन में चेंज करेंगे हम। द फाइनल स्टडी टेम्परेचर इज 25, इसके लिए भी 25 भैया, इसके लिए भी 25। यहाँ हीट का लॉस हुआ है तो डेल्टा टी की वैल्यू 75, यहाँ हीट का गेन हो गया है, डेल्टा टी की वैल्यू 5। ये मैंने आज तक याद है, आपको मैं समझाता था ये, ठीक है, वन शॉट पढ़ी है, वहाँ देख लेना यार, इस पर डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पेपर सॉल्व कर रहे हैं। मैं फिर भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा, पर शायद जिन बच्चों को आता है वो तो कर लेंगे, जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है अगर ना, तो आप वीडियो देखिए, ठीक है। और C की वैल्यू आपको इसके लिए दे रखी है, आपको क्या बताना है, इसकी हीट कैपेसिटी, मतलब हीट कैपेसिटी मतलब C की वैल्यू पूछ रहा है, नहीं सर, C की वैल्यू तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टाइम पूछता है, ये हीट कैपेसिटी मतलब MC, प्रोडक्ट ऑफ MC की पूछ रहा है। तो क्या MC ऑफ डेल्टा टी इसका निकाल लोगे, इक्वल्स टू MC ऑफ डेल्टा टी इसका, सबकी वैल्यूज रखना, दो वेरिएबल आपके पास भाई, इसका 75 नहीं है, इसका क्या है, इसका क्या है भाई, M दे रखा है, इसका 150, इसका क्या दे रखा है C भाई 4.2, इसका डेल्टा टी 5 है, बट यहाँ पे आपको MC की वैल्यू चाहिए, तो आपको M की वैल्यू नहीं भी रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ू क्या, नेम द प्रिंसिपल ऑफ AC जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में काम करता है, स्टेट 1 यूज भाई जनरल इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। नेम द रेडिएशन दैट आर एमिटेड ड्यूरिंग द डीके ऑफ न्यूक्लियस विच हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, गामा की होती है, मैंने इस बार बता दिया, आपसे नहीं बताऊंगा। अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज, किसका आयनाइजेशन पावर ज़्यादा है, किसका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, ठीक है, ये सारी प्लीज़ आप लोग याद करें। एक मैंने अल्फा बीटा गामा याद करने के लिए दे दिया आपको, एक माइक्रोवेव रेडियो, ठीक है। अच्छा, डज द एमिशन ऑफ द अबव मेंशन रेडिएशन रिजल्ट इन द चेंज इन द मास, अभी बताया था गामा के निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, ग्राफ दे रखा है आपको, इलस्ट्रेट्स द कोरिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड दिस, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, ABCDE पीरियोडिक टेबल, दीज एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय व्हेन द एलिमेंट C डिपिक्टेड इन द ग्राफ अंडरगोस रेडियो एक्टिव डिके, ये एलिमेंट है C, इसका रेडियो एक्टिव डिके हुआ है, इट रिलीजेस रेडियो एक्टिव रेज, तो अल्फा बीटा गामा में से इसने कोई भी छोड़ा होगा। व्हेन दीज रेज आर डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर, दे एक्सपीरियंस डिफ्लेक्शन कॉजिंग देम टू मूव अपवर्ड्स। रूल लगाएंगे आप इसमें, ठीक है, रूल लगाएंगे, क्या कहाँ हो रहा है डिफ्लेक्शन, अपवर्ड्स हो रहा है। और ये क्रॉस मतलब क्या होता है, इनसाइड या आउट ऑफ द प्लेन, इनसाइड द प्लेन होता है, ठीक है, इसमें दिया भी है इनटू द प्लेन। तो ये आपकी क्या हो गई वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ क्या होगा ऐसे, तो डिफ्लेक्शन तो इधर होना चाहिए, बट ये ऊपर हो रहा है डिफ्लेक्शन, तो ये नेगेटिव पार्टिकल है, नेगेटिव है मतलब बीटा का एमिशन हो रहा है सर, बीटा का एमिशन। नेम द रेडियो एक्टिव रेडिएशन एमिटेड बाय C, तो बीटा। आइडेंटिफाई द डॉटर एलिमेंट, बीटा के टाइम में क्या होता है, एक बढ़ जाता है प्रोटॉन, तो ये D हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, क्लियर है, D हो जाएगा, क्योंकि एक बढ़ जाएगा, क्या बढ़ेगा, एक प्रोटॉन नंबर बढ़ जाएगा, बट मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। नेम द लॉ यूज टू आइडेंटिफाई द रेडियो एक्टिव रेडिएशन एमिटेड बाय द एलिमेंट, आप ये क्या बोलते हैं उसको, फ्लेमिंग्स का रूल बोलते हैं ना, तो वही वो लॉ बोलता है, पर मैंने जो यूज़ करा वो वेक्टर एडिशन यूज़ करा, आप जो लॉ आपकी बुक में दिया है वही वाला यूज़ करेंगे, जो आप ये करते हो ना, ठीक है, ये वाला यूज़ करेंगे आप। क्लियर है, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए यार आप लोगों को, ठीक है। अगर थोड़ा जल्दी जल्दी लग रहा है, पर ये पेपर है इसलिए मेरे को थोड़ा सा जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है, तो आपको कहीं भी डाउट है आप मुझसे प्लीज़ अलग से पूछिएगा, ठीक है ना। वैसे तो मैं चाहूँगा कि आपके इसी में क्लियर हो जाए। सेक्शन भी आ चुका है, सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर दिया है, कितने मार्क्स का था पता नहीं, बट कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, डायग्राम, ये फिशेस दिख रही है मुझे, क्लियर है, फिश दिख रही है। फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, कौन सा फेनोमेना है, रिफ्रैक्शन बोलूँ क्या, ऐसे रिफ्रैक्शन बोलूँ क्या, हाँ। फिर डबल कॉन्वेक्स लेंस और refractive mu1 inside the liquid mu2 the refractive index such that mu2 this clear है। How would a parallel incident beam of light refract when it comes out of the lens in each of the following cases shown up in figure A और in figure B। तो आपको ये फिगर कंप्लीट करना है। आई होप फिगर वाले क्वेश्चंस मैंने आपको अच्छे से इजीली बताए हैं वन शॉट में, वो प्लीज़ देखना। डिटेल डिस्कशन आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। बट आपको ये मैंने बताया है, क्या आपको ये बात पता है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का ज़्यादा है तो वहाँ बेंड हो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वाले में जा रहा है तो अवे, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ूँ, थोड़ा जल्दी हो रहा है, आगे बढ़ूँ। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है 1.33
व्हेन द टेम्परेचर वाटर इंक्रीज बाई 40 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बढ़ा दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस टू एक्स। टेम्परेचर के बढ़ाने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होती है ज़्यादा होती है? वन शॉट में मैंने आपको बताया था, अगर कम होती है तो आंसर एक्स इज लेस देन होगा, अगर ज़्यादा होती है तो आंसर एक्स इज ग्रेटर देन होगा। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि टेम्परेचर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रोल होता है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, टेम्परेचर के बढ़ाने से डिस्टर्बेंस आ जाता है सिस्टम पे, ठीक है। अब आप आगे मुझे बताएंगे। अच्छा, नॉर्मल रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है भाई? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कोई भी 100% रिफ्लेक्ट होती है, नॉर्मल में 100% रिफ्लेक्ट नहीं होगी सर, क्लियर है। अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, 3 का है क्वेश्चन, तो ये नीचे वाले में आपको 2 डिफरेंसेस बता देना, नीचे वाला आप 2 डिफरेंस बताना है, क्योंकि नॉर्मल में आप क्या बता सकते हो, नॉर्मल रिफ्लेक्शन में की कंडीशन क्या है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की जरूरत नहीं होती है, डेंसर टू रेयर वाली कंडीशन होती है ना, किसमें? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, बट वहाँ वो कंडीशन नहीं होती है। तीसरे में आप अगर डायग्राम भी बना के देंगे तो एग्जामिनर और खुश हो जाएगा, ठीक है, खुश करना है एग्जामिनर को। ओके, मिक्सचर ऑफ रेड ब्लू ग्रीन। अब ध्यान देना, जैसे आपको ये आ रहा है, मेरे को बताओ रेड ब्लू ग्रीन में से वेवलेंथ किसकी ज़्यादा? रेड। सर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड की है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, फिर से वही वाली कहानी है सर, क्लियर है। इस पास थ्रू कॉन्वेक्स लेंस एज शोन इन द डायग्राम स्टेट वेदर द रे पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट और डिफरेंट पॉइंट। ऑब्वियसली डिफरेंट पॉइंट, क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग टाइप के क्या होगा, डिविएशन होगा। किसका ज़्यादा होगा वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फिर से नहीं बताऊंगा। ओके, स्टेट वन यूज ऑफ दीज रेडिएशंस। रेडिएशंस का यूज बताना है आपको, कौन से रेडिएशंस का। नेम द इनविजिबल रेडिएशन विच आर स्टडिंग ड्यूरिंग द क्वार्ट्ज प्रिज्म। अब ध्यान देना मेरी बात ढंग से। मैंने आपको आज बताया था कि इंफ्रारेड रेज, यूवी रेज और रेडियो वेव्स, इन सब का फॉर्मेशन भी आपको पढ़ना है, और उसी में इसका आंसर छुपा है। वो कौन सी रे है, ये देखो, रिकॉल बेस्ड जितने क्वेश्चन है वो मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि आपको याद करने हैं, कॉन्सेप्ट बताने की जिम्मेदारी मेरी है। तो वो कौन से रे है, क्वार्ट्ज प्रिज्म से रिलेटेड, क्वार्ट्ज प्रिज्म से रिलेटेड वो रे निकलती है। उसका आप जब आपको रे का नाम पता जाएगा, फिर आप यूज भी बता दोगे उसका, फिर आप ये भी बता दोगे उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है या कम। मैंने आपको ये चीज़ बोली थी ना, जब से हम पेपर स्टार्ट कर रहे हैं तब से मैं ये चीज़ बोलते जा रहा हूँ कि आपको क्या याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ फटाफट। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 24, तो u की वैल्यू -24, u हमेशा माइनस रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, एवरी टाइम। f, कॉन्वेक्स का f +8, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, कैलकुलेट द डिस्टेंस। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसमें, 1/f = 1/v - 1/u, वो आप यूज करेंगे, कैलकुलेशन आपकी है, क्लियर है, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखो, फ्री का। अच्छा, नेचर ऑफ द इमेज बता दोगे ना, पॉजिटिव नेगेटिव, जब आता है नेगेटिव आएगी तो वर्चुअल होगी, पॉजिटिव आएगी तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा तो रियल होगा, ठीक है। When sunlight passes through water droplets in the atmosphere, it gets dispersed into its constant colors, forms a rainbow. ये क्या होता है, डिस्पर्जन होता है भाई, हमने पढ़ा था। A similar phenomenon is observed when white light passes through prism, डिस्पर्जन होता है। और जो बैंड बनते हैं उसका नाम स्पेक्ट्रम है। प्रोसेस का नाम डिस्पर्जन है, बैंड का नाम स्पेक्ट्रम है। प्रोसेस का नाम क्या, डिस्पर्जन, बैंड का नाम स्पेक्ट्रम, ठीक है सर। विच कलर विल शो मैक्सिमम एंगल ऑफ डिविएशन, रिपीट हो रहा है सब कुछ भाई, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला कम डिविएट होगा, और सबसे कम वेवलेंथ वाला ज़्यादा, क्योंकि उसकी पावर कम है, ठीक है ना। इफ इंस्टेड ऑफ सनलाइट ग्रीन कलर्ड रेज पास थ्रू ग्लास विद द कलर, व्हाट विल बी द कलर ऑफ इमर्जेंट रे, तो उसमें क्या होगा, उसमें ग्रीन ही इमर्ज होगी बाहर, ठीक है, उसमें ग्रीन ही इमर्ज होगी क्या। अगर ग्रीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा इसने, अगर ग्रीन मैंने थ्रो करी है, तो बाहर भी कौन सी निकलेगी, ग्रीन ही निकलेगी, ठीक है, क्योंकि लाइट की फ्रीक्वेंसी थोड़ी चेंज हो जाएगी। होती है क्या, लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ। O इज अ लुमिनेसेंट पार्टिकल ट्रैप्ड इनसाइड अ ग्लास ब्लॉक, ये बोल रहा है O यहाँ पे ट्रैप हुआ है। स्टूडेंट ट्रेसेस द पार्ट कमिंग आउट ऑफ इट एंड रिफ्रैक्टिंग ओवर अ मिरर, ठीक है। तो ये क्या है, आपको देखा लग रहा होगा ये। कंप्लीट द टेबल यूजिंग द लेबल्स, द फर्स्ट लेबल इज डन फॉर यू। क्या बोल रहे हैं, लेबल बनाओ। ए जो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बी क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ए तो आपने फिल कर दिया, ठीक है, ओके। अब पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे इन द ग्लास स्लैब, पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होगी, यू होगी क्या, ठीक है, यू होगी क्या, पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, तो यू होगा। अब पूछ रहा है क्रिटिकल एंगल कहाँ गया भैया,
क्रिटिकल एंगल कौन सा होगा इसमें, आप बताओ क्रिटिकल एंगल कौन सा होगा, सी होगा ना, क्योंकि क्रिटिकल एंगल पे रे कैसे निकल जाती है, सरफेस से टच हुई हुई निकल जाती है। समझ पाए आप ये क्वेश्चन, ये नाम दे रहा है आपके सामने सामने, आपको बताना है वो चीज कहां पे है। रिफ्रैक्टर रे कौन सी है भाई, ये क्यू वाली है, तो यहाँ इसके आगे क्यू फिल कर देंगे हम। क्वेश्चन समझ आ रहा है ना सबको, क्वेश्चन समझ आना चाहिए, बाकी कर आप लोगे, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा है भाई, रिफ्रैक्शन कौन सा, रिफ्रैक्शन कौन सा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ई होगा ना, ई होगा दूसरे मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ आया, नहीं आ रहा है क्या, देखो फिर से बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। देखो ये सी वाला ना एंगल, क्यों नहीं हो रहा है, सी वाला क्या है, सी वाला एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल है, क्योंकि उस पर जब लाइट फॉल हो रही है तो सरफेस से पावर, यही होता है ना क्रिटिकल एंगल, लाइट आती है और ये सरफेस से निकल जाता है, तो सी है। यू जो अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाता है यू है, जो बाहर चल जाता है वो रिफ्रैक्ट हो जाता है वो क्यू है। ऐसे करके आपको सब करना है, ठीक है। डाउट है तो हम है, ठीक है ना, क्लियर है। आ जाओ नीचे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी मैंने आपको बहुत कराया, इसका पूरा कैलकुलेशन नहीं दूंगा, इसकी वजह से कुछ ना कुछ टॉर्क लगेगा, इसकी वजह से कुछ ना कुछ टॉर्क लगेगा। अगर टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, ठीक है। वहां से आप इसको सॉल्व कर दोगे क्योंकि ये बैलेंस दिया ही होगा आपको। क्लियर है, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, सारी वैल्यूज दी होती है आपको जैसे हीट वाले में करते हैं ना, एम सी डेल्टा टी इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, यहाँ आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते हैं, एफ इंटू सॉरी, ठीक है ना। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीनैरियो स्टेट वेदर वर्क डन बाई ग्रेविटी इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देखो अ पर्सन वॉक्स ऑन लेवल्ड रोड, जब पर्सन आगे आगे बढ़ रहा है वो ग्रेविटी के साथ नहीं खेल रहा है, तो ग्रेविटी ने कितना वर्क करा, जीरो। अ पर्सन क्लाइम्स अ लेडर, पर्सन ऊपर ऊपर क्लाइम कर रहा है, तो ग्रेविटी ने कौन सा वर्क किया, उस पर वर्क कर, मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर 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 जा रहा हूँ, ठीक है। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी इज क्या होगा, ग्रेविटी कैसी वर्क करेगी, नेगेटिव, ठीक है। अ कार इन न्यूट्रल इज कमिंग डाउन, इस टाइम ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क कर रही है, क्योंकि ग्रेविटी का काम है नीचे फोर्स लगाना। अगर ग्रेविटी नीचे फोर्स लगा रही है और आप क्या कर रहे हो, और वो उस बॉडी को नीचे ही खींच रही है, तब एफ भी एक तरफ एस भी एक तरफ, तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर एफ नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो नेगेटिव, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। कॉस थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ना, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, जिसको नहीं पता है प्लीज वन शॉट देख लीजिए, पूरे सिलेबस का भी वन शॉट बनाया आप लोगों के लिए। आ जाओ भाई, द फिगर बिलो शोज अ पेंडुलम ऑफ मास 200 ग्राम, इट इज डिस्प्लेस फ्रॉम द मीन पोजिशन ए टू एक्सट्रीम पोजिशन बी, ए से बी तक गया और ए पे था जो हाइट जीरो, तो यहाँ पे पोटेंशियल सबसे कम, जैसे ही बी गया हाइट बढ़ती गई तो पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा बी में। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम एट बी, कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एच नहीं कर सकते क्या, एम भी दिया है 200, एच भी दिया है 5। व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी, वही होगी जो ए में आंसर आया वही बी में भी आंसर आएगा, क्योंकि यहां पे उस पर जो मैक्सिमम पोटेंशियल थी वही उसकी टोटल काइनेटिक थी, तो उसकी सॉरी टोटल मैकेनिकल थी, तो टोटल मैकेनिकल हर पॉइंट पे सेम होती है, एनर्जी कंजर्वेशन यही तो बोलता है। जल्दी तो नहीं हो रहा है, जल्दी नहीं हो रहा है, इतनी जल्दी से आपको वहाँ क्वेश्चन भी करना है, उसकी प्रिपरेशन लगेगी, प्रिपरेशन के लिए आपको सारा स्टडी मटेरियल मैंने प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। डाउट्स आपको होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉब एट पोजीशन ए, तो ए में आप क्या लिख देना, हाफ एम वी स्क्वायर आपको इक्वल निकाल लेना है, इक्वल रख देना किसके, जो आपका आंसर आया था पार्ट ए के, पार्ट ए में लेट से आपने एम जी एच करा, आंसर आया 0.2 इंटू 5 इंटू 10, लेट से 5 में 50, 50 इंटू 0.2 कितना आ रहा है, अरे इसको करो ना, कितना आ रहा है ये 50 इंटू 0.2 कितना होता है 100, मतलब 10 हो जाएगा, क्या 10 हो जाएगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर की आप वैल्यू क्या रख दोगे, 10 रख दोगे। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एम भी दे रखा है, 2 भी दे रखा है। एम आपने सर 0.2 की लिया क्योंकि भाई मैं सारी चीज़ एसआई यूनिट में रखता हूँ। नीचे बड़े 7th में आ गए, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, वेलोसिटी रेशियो 4 है, ड्रॉ लेबल डायग्राम, मतलब 4 पुलिस का आप एक वो बना दोगे ना 4 वाला, n इक्वल टू 4 यार बना देंगे सर। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लोड ऑफ 100 kgf लिफ्टेड बाय द पुली टू हाइट ऑफ 5 मीटर, जी की वैल्यू आपको दे रखी है, ये भी आपका इजीली हो जाएगा, आपको लोड दे रखा है, ठीक है। एफर्ट आप निकाल लोगे क्योंकि आपको ऑलरेडी वेलोसिटी रेशियो और आपको पुली का पूरा सिस्टम दे रखा है, ठीक है। और हाइट आपको दे रखी है 5, तो वहां से आप क्या कर दोगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, यहाँ से क्या, यहाँ से सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ। अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी आपको साउंड में करा रखा है मैंने, देखो सब आपको रिपीट है मिल रहा है सब कुछ। अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ फायर्स अ गन एंड हिट्स इट्स एको आफ्टर 3 सेकेंड, टाइम मैं क्या ले लूँ 3 सेकेंड।
स्पीड क्या ले लूँ 336, डिस्टेंस क्या ले लूँ 2d। सर 2d क्यों, d लो ना, यहाँ पे एक जाने का एक आने का, तो 2d हो गया ना, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द क्लिफ ही फायर्स द गन अगेन। अब वो क्लिफ से कुछ डिस्टेंस मूव करता है, वहां पे नहीं, अब थोड़ा दूर मूव करता है। ही फायर्स द गन अगेन, दिस टाइम एको इज हर्ट 1.5 सेकेंड लेटर, मतलब दूर गया होगा भाई वो। तो अब की बार टाइम क्या हो, ये सब वैल्यूज भूल जाएंगे सब। अब की बार टाइम कितना 4.5 सेकेंड। अरे स्पीड थोड़ी बदल जाएगी अब की बार सर, 336 ही रहेगी। इस बार आप फिर से 2d से d निकाल दोगे। क्लियर है? ध्यान देना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें रिफ्लेक्शन वगैरह होता है, वहाँ आपको स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जो बचपन में पढ़ते थे वही करना है, बस यहाँ पे डिस्टेंस की जगह 2d हो जाता है। आ जाओ भाई। देखो अब पिक्चर में स्विंग हो रहा है ए बी फिर सी, फिर ए बी सी, देख रहे हो आपको ये 3 पॉइंट ए बी सी, ठीक है। नाउ विच इज द पोजिशन दैट इज ए बी और सी फॉर द मदर टू गिव अ कॉन्स्टेंट पीरियोडिक पुश टू द स्विंग एवरी टाइम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड। तो कहाँ पे स्विंग करती हो, ए पे तो करेगी स्विंग, जब वो ए में बच्ची पहुंचेगी तब फिर से उसको धक्का देगी, फिर ए में पहुंचेगी फिर धक्का देगी। क्लियर है? नेम द फेनोमेना इन्वॉल्व इन दिस, ठीक है। इसमें कौन सा फेनोमेना इन्वॉल्व हो रहा है, देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे लग रहा है। एक्सप्लेन, अब देखो ये चीज़ ना सिंपल पेंडुलम जैसा है, जैसे पेंडुलम था ना, सेम वही कहानी यहाँ पे। जो पेंडुलम की कहानी थी कि ऊपर जाता है यहाँ पोटेंशियल सबसे हाई हो जाता है, यहाँ काइनेटिक सबसे हाई, यहाँ पोटेंशियल सबसे हाई, तो यही पेंडुलम ही दिया है आपको, बट एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में डाल के, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 8th क्वेश्चन, सर्किट डिपिक्टेड इन द फिगर इज एम्प्लॉयड बाय, ये सर्किट है भाई, और एक बच्चा है जो ओम्स लॉ पढ़ रहा है, इस सर्किट को पढ़ रहा है। सर्किट सबको दिख रहा है क्या? ही रिकॉर्ड्स एमीटर वोल्टमीटर देयरफॉर कैलकुलेट रेजिस्टेंस, द स्टूडेंट रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट बाय सब्स्टिट्यूटिंग ट्यूब 1 एंड ट्यूब 2। पहले ट्यूब 1 के साथ करता है, फिर ट्यूब 2 के साथ करता है। नेग्लेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल यूज टू कंपेयर द रेजिस्टेंस इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में वो रेजिस्टेंस निकालता है, ठीक है। दोनों केसेस में पहले आपको रेजिस्टेंस निकालना है, फिर आपको क्या निकालना है, वोल्ट मीटर रीडिंग निकालनी है, फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है। पर ट्यूब 1 और ट्यूब 2 में अलग अलग चीज़ क्या है देखो ढंग से। इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ स्टैंडर्ड रेजिस्टर, स्टूडेंट ऑप्ट्स फॉर अ ग्लास ट्यूब फिल्ड विद मरकरी, ट्यूब 1 connected to the circuit using 2 electrodes E1 and E2. He records the readings of ammeter and voltmeter, thereby calculates resistance. The student repeats the experiment by substituting tube 1 with tube 2, where the same amount of mercury fills in tube 2. Now neglecting the internal resistance of the cell, use दोनों चीज़ें आपको यूज़ करनी है, स्मॉलर और ग्रेटर, ठीक है, टू कंपेयर द रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा इनडेफिनेट सा लग रहा है मुझे, क्यों? क्योंकि ये ट्यूब 1 और ट्यूब 2 दोनों सिमिलर सी लग रही है मुझे। तो आप लोगों को क्या डिफरेंस लग रहा है क्या? उसको बोल रहा है पहले ट्यूब 1 से कर रहा है फिर ट्यूब 2 से कर रहा है, रेजिस्टेंस कैसे बता सकता हूँ मैं? हाँ, अगर वेरिएबल के टर्म में ये पूछना चाह रहा है तो मैं ज़रूर बता सकता हूँ, वेरिएबल के टर्म में मैं ज़रूर बता सकता हूँ आंसर। बट यहाँ तो ये थोड़ा सा इसमें इनएफिशिएंट सा क्वेश्चन मैं बोलूँगा। वेरिएबल के टर्म में ये सॉल्व करा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, वेरिएबल के टर्म में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ इस क्वेश्चन का कुछ मीनिंग दिख नहीं रहा। अगर आपको दिखेगा तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एक्स एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के निकलने से क्या निकलते हैं? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। क्या ये बात करी जा चुकी है? और 2 बीटा, 2 बीटा भी निकल गए। 2 बीटा निकल गए मतलब प्रोटॉन की नंबर फिर से 2 टाइम्स बढ़ गया। विद रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट एक्स, वेयर वुड यू पोजिशन द वाई इन द पीरियोडिक टेबल? कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि पहले आपने 2 प्रोटॉन कम कर दिए सर, उसके बाद 2 बीटा ने फिर से 2 प्रोटॉन बढ़ा दिए, तो पीरियोडिक टेबल में कहीं नहीं जाएगा। व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स एंड वाई? दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर डिफरेंट है, क्या ये आइसोटोप्स नहीं हो गए? ये इस पर प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना किसी का? अरे एक्स नाम का बंदा था, उसके पास से 2 प्रोटॉन चले गए और 2 न्यूट्रॉन भी चले गए, फिर क्यों? क्योंकि अल्फा गया था। उसके बाद क्या हुआ? 2 बीटा भी चले गए। 2 बीटा जाने से जो 2 प्रोटॉन गए थे वो दोनों वापस भी आ जाएंगे। अब तो प्रोटॉन उसके पास जितने पहले थे उतने ही अब है। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है तो रेडियो एक्टिविटी की सीरीज आपके सामने। तो इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ वाई इज 80, देन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स? 80। सॉरी, एटॉमिक नंबर 80 होगा। हाँ करेक्ट है, 80 होगा। एटॉमिक नंबर ही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर डिफरेंट है पर यहाँ पे एटॉमिक नंबर चेंज
नहीं हुआ है। अच्छा, ऑब्जर्व द गिवन सर्किट एंड आंसर द फॉलोइंग। ये आपको करना है यार, इसमें मैंने आपको बहुत बार बता रखा है आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई आपका यूज होगा। और जब ऐसे टाइप का सर्किट है ये वाला, ये दोनों कैसे है 5 और 3, 5 और 3 कैसे यार सीरीज में है 8 और 2 पैरेलल में हो जाएगा, तो इन दोनों को भी सॉल्व आप कर दोगे 1/2 प्लस 1/8, तो कितना हो जाएगा 8 एलसीएम 4 प्लस 1 5/8, 5/8 को उल्टा कर दो 8/5। सर उल्टा क्यों करा? क्योंकि भाई ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालता है। यहाँ से R आ गया तो आप ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर देंगे ओम्स लॉ का, R प्लस स्मॉल r इक्वल्स टू EMF होल अपॉन स्मॉल i। EMF सर 4, स्मॉल r सर 0.4, सर कैपिटल R अभी आपने निकाला R इक्विवेलेंट और I आपको निकालना होगा ना। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन द की कंप्लीट्स, तो रेजिस्टेंस तो आप ऐसे निकाल दोगे, रेजिस्टेंस तो मैंने आपको निकाल के बता दिया, उसमें आप स्मॉल r भी कंप्लीट उसमें आप स्मॉल r भी ऐड कर देना, जो मैंने 8/5 निकाला है ना, इसमें आप स्मॉल r 0.4 भी ऐड कर देना। और कैलकुलेट द करंट, मैंने बोला था दूसरा करंट का पूछेगा वो, तो करंट आप कैसे निकालोगे? पहले आपने ये जो करंट निकाला यहाँ से ये निकाल दिया, उसके बाद आप क्या करोगे यहाँ का पोटेंशियल निकाल दोगे V, यहाँ का जब आप पोटेंशियल निकाल दोगे V, उसके बाद आप यहाँ का क्या निकाल दोगे फिर से करंट। कंफ्यूज हो रहे हो तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देख लेना, ये डिटेल्ड हम यहाँ पे इवैल्यूएशन कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। तो डिटेल डिस्कशन अगर आपको चाहिए इसी क्वेश्चन की तो आप क्या करना है, आपको वन शॉट वीडियो खोलनी है प्लेलिस्ट से, वहाँ क्लास 10th के वन शॉट है हर चैप्टर के, क्लास 10 वन शॉट चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे, हर चैप्टर के है, वहाँ ये अच्छे से समझाया यार मैंने। हाँ इनफैक्ट आपको चैप्टर वाइज PYQ मिल जाएंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ यहाँ मिलेंगे। क्लियर है बाबा? 9th question, what is the mass of ice, what mass of ice is added to this, will it cool down from this to this, और आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है, लेटेंट हीट दे रखी है। लेटेंट हीट के केस में देखो Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T होता है, बट यहाँ के केस में हम Q इक्वल्स टू ML लेते हैं। क्लियर है भैया? द डायग्राम शोज अ कूलिंग कर्व, ये कर लोगे ना न्यूमेरिकल, ये वाला 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल। देखो कैलोरीमेट्री के न्यूमेरिकल में जिस बच्चे को प्रॉब्लम है ना प्लीज़ जाके देख लेना, उसके बाद आप जब आओगे तो सॉल्व, ये मैं इसलिए सॉल्व नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ईजी है बहुत, ठीक है। आप अगर एक बार वो वीडियो देख लोगे मेरी, ऐसे टाइप के मैंने बहुत क्वेश्चन करा रखे, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी, फॉर श्योर मिलेगी। और कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन दूसरा न्यूमेरिकल, दूसरा या तीसरा न्यूमेरिकल आ गया है सैम्पल पेपर में ही, सिर्फ असली पेपर में देख लेना क्या आएगा, ठीक है। अब ध्यान देना ऐसे टाइप का जब ग्राफ होता है तो ध्यान देना जब ये कांस्टेंट होता है ना टेम्परेचर, यहाँ पे बॉइलिंग या मेल्टिंग हो रही होती है, जहाँ पे लाइन सीधी है वहाँ बॉइलिंग या मेल्टिंग हो रही होती है। स्टेट द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कंडेंसेस किस में हो रहा है 60 डिग्री में, क्योंकि 150 में तो ये क्या हो रहा है बॉयल हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। वो हायर टेम्परेचर है ना, देखो दोनों 150 और 60 में कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही है, और 150 ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो वहाँ पे ऑब्वियसली बॉइलिंग हो रही होगी, कंडेंसिंग कहाँ पे हो रही है 60 पे। टेम्परेचर रेंज इन विच द सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट, तो लिक्विड कहाँ से कहाँ रहेगा 150 से 60 के बीच, ये वाला जो फेस है यहाँ पे वो लिक्विड था रहेगा, यहाँ वो बॉइलिंग हो रही है, यहाँ वो लिक्विड है, यहाँ से नीचे वो सॉलिड है। क्लियर है? सीधी लाइन। वाई वी प्रिफर आइस टू आइस कोल्ड वाटर फॉर कूलिंग ऑफ अ ड्रिंक। आइस क्यों डालते हैं उसमें? आइस इसलिए डाला जाता है क्योंकि आइस के पास लेटेंट हीट एक्स्ट्रा होती है, ठीक है, लेटेंट हीट एक्स्ट्रा होती है, ध्यान देना। फिर से डायग्राम बोला है, ये पोलैरिटी वाला क्वेश्चन हर बार आता है यार, बहुत बार ये पोलैरिटी पूछी है। बोल रहा है ए और बी में पोलैरिटी बता दो भाई। अब देखो जब यहाँ से जा रहा है ऐसे करके, राइट हैंड थंब रूल मैंने यूज़ करा, मतलब करंट ऐसे जा रहा है ऊपर, फिर यहाँ से नीचे जा रहा है, तो मतलब यहाँ ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अरे राइट हैंड यूज़ करा है, एरो देखो, ठीक है ना, क्लियर है। स्टेट द इफेक्ट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड इफ एन आयरन रॉड इज हेल्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, आयरन रॉड घुसा दिया अगर, ठीक है ना। स्टेट वन वे टू चेंज द पोलैरिटी, पोलैरिटी चेंज कैसे कर सकते हैं, ए बी के टर्मिनल, बी को प्लस कर दो, ए को माइनस कर दो। डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल, डिक्रीज कैसे करेंगे, जो ए बी में आपने वोल्टेज दिए या तो वो कम कर दो, या आप क्या कर दो नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दो, ऐसी चीज़ें से स्ट्रेंथ कम हो जाती है। क्लियर है? अरे आंसर्स दे रखे आपके सामने, ठीक है, यहाँ से भी तो देख सकते थे हम, पूरा टाइम वेस्ट कर दिया हम लोगों ने सारा सॉल्व करके, आंसर्स आपके सामने आ चुके हैं। यहाँ से आप क्रॉस चेक करिए जो हमने करा जो आपने करा, ठीक है, यहाँ से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए, वैसे आपको मेरे से ज़रूरत नहीं है PDF की, आप लोग ICSE की वेबसाइट में जाइए, 2025 का स्पेसिमेन पेपर या सैम्पल पेपर खोलिए, आपको ये चीज़ें मिल जाएगी, ये सारी आंसर्स है
मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोगों को स्क्रीनशॉट जिस बच्चे को लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। बाकी यही सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी, ग्राफ्स वगैरह, न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन आपको सब यहाँ पे मिल जाएंगे। जिस बच्चे को यहाँ से करना है वो यहाँ से भी कर सकता है। ये ब्लॉक, ये पुली भी बना रखा है इन्होंने बहुत प्यारा सा, बोले थे ना 4 पुली बनाने, ठीक है, क्लियर है, हर चीज़ यहाँ पे सॉल्व हो रखी है। ए पॉजिटिव बोला, बी नेगेटिव, सही का बोला था क्या? मेरे आंसर्स जो हमने सॉल्व करे हैं, हम सब ने मिल के सॉल्व करे हैं, वो प्लीज़ आप यहाँ से क्रॉस चेक करना, कोई गलती होगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वो वाला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था अगर आपको याद हो, कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था हमने, जो हमें परफेक्ट दिख नहीं रहा था, याद आ रहा है आप लोगों को? मैंने बोला था एक डायग्राम है जो हमें परफेक्ट नहीं दिख रहा है, नहीं याद आया क्या आप लोगों को? एक डायग्राम था जो हमें परफेक्ट नहीं दिख रहा था, उसको हम देख लेते हैं, कहाँ गया वो? आइए जी, आइए जी, आइए, ये वाला कौन सा? ये 8th का फर्स्ट, आ जाओ देख लेते हैं आंसर की में भैया। 8th का फर्स्ट क्या बोल रहा है? रेजिस्टेंस ऑफ ट्यूब 2 इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ ट्यूब 1। ये कैसे हुआ आप मुझे भी बताइएगा, ठीक है। मुझे तो ट्यूब 2 और ट्यूब 1 सेम सी लगती है। अगर इसका आंसर आपके पास है, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैंने थ्योरी ढंग से पढ़ी नहीं है इसकी, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन की थ्योरी नहीं पढ़ी। सर्किट ऑफ फॉर ग्लास ट्यूब फिल्ड विद मरकरी, ये ट्यूब 1 के लिए भी यही बोल रहा है, ट्यूब 2 के लिए भी यही बोल रहा है, वेयर द सेम अमाउंट ऑफ मरकरी इज फिल्ड। तो आप मुझे बताइएगा क्या इसमें है, किसी स्पेशल पेपर कहीं यूट्यूब में सॉल्व हुआ है वहाँ से मुझे बताइएगा। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला होगा। ये था हमारा बहुत ही अच्छा सेशन, आप लोगों ने मेरे साथ साथ सॉल्व करा होगा। अगर आपको हेल्प मिली होगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ये था स्पेसिमेन पेपर ICSE 2025 फिजिक्स का। और फिजिक्स से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप कभी भी फिजिक्स अंकल के टेलीग्राम में, फिजिक्स अंकल के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपसे कनेक्ट हो जाऊंगा। तब तक ले एज ऑलवेज स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।